BSc थर्ड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पेपर सेकेंड, चैप्टर होगा स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसकी हम बात करेंगे। हमने थोड़ा कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था BSc पार्ट 2 में, अगर आपको याद होगा। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी MSc के लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो है MSc फर्स्ट ईयर, MSc पार्ट 1 में भी जो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर वो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे हम। ब्रैकेट में रहें, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए क्या होता है, पहले हम बात करते हैं कॉमन व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ब्रांच ऑफ साइंस होती है जिसमें हम इसके अंदर डिफरेंट टाइप के जो कंपाउंड हैं उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ लाइक बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, ज्योमेट्री और अदर प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करते हैं, आसानी से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और एक्यूरेट रिजल्ट हमें यहाँ से मिलते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली है क्या? स्पेक्ट्रो, देखिए अगर हम एक सिंगल लाइन में इसको डिफाइन करें स्पेक्ट्रोस्कोपी को, द इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर, द इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। बेसिकली यहाँ लाइट का यूज़ करते हैं जनरली, और उस लाइट को जैसे ही किसी भी मैटर पे गिराया जाता है, और जब लाइट मैटर पे गिरती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब लाइट है, लाइट में एनर्जी भी होगी, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो अपने ग्राउंड एनर्जी लेवल से हायर एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और वहाँ से कुछ आफ्टर सम टाइम वापस आते हैं। इस दौरान कुछ ना कुछ एनर्जी का इमिशन करते हैं और इस एमिटेड एनर्जी से हमें स्पेक्ट्रा मिलते हैं और डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ भी चेंज आती हैं। तो लाइट की हमने बात की, तो लाइट का कैसे यहाँ पर इम्पोर्टेंस है हमें पता है, थोड़ा सा मैं फिर से बताता हूँ कि लाइट जो है हमारी विजिबल लाइट की अगर हम बात करें तो विजिबल लाइट को हम वेवगेओर कहते हैं। ठीक है, वेवगेओर, इसकी वेवलेंथ रेंज कितनी है बताइए, कोई बताएगा मुझे? हाँ, लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम, किसी किसी बुक में ये डायरेक्ट 8000 एंगस्ट्रॉम भी लिख दिया जाता है। ठीक है, 4000 से लेकर 7800 लगभग ये विजिबल रेंज कहलाती है। विजिबल रेंज, विजिबल रेंज क्यों कहलाई? विजिबल रेंज इसलिए कहलाई क्योंकि भाई हमारी जो नेकेड आई है, हमारी जो आंखें हैं, वो इसी वेवलेंथ की लाइट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसी वेवलेंथ की लाइट को हम देख सकते हैं। अच्छा, अगर हम इस वेवलेंथ से ऊपर जाते हैं, इससे ऊपर जाएंगे तो हमें कौन सा रीजन मिलेगा? इंफ्रारेड रीजन मिलेगा, इंफ्रारेड रीजन मिलेगा। अगर हम यहाँ 4000 से नीचे आते हैं तो हमें क्या मिलेगा? जाकर यूवी रीजन मिलता है, वायलेट रीजन, अल्ट्रा वायलेट रीजन मिलता है। तो विजिबल में हमारे विजिबल रेंज है, जो विजिबल लाइट है उसकी वेवलेंथ हमारी 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। एनर्जी की बात करें हम, एनर्जी और वेवलेंथ दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी घट जाएगी, एनर्जी घटेगी तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी, दोनों दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अगर हम एनर्जी की बात करें यहाँ पर विजिबल रेंज में देखें हम, तो विजिबल रेंज में रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है लेकिन इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। सिमिलरली यहाँ नीचे आते हैं, नीचे हमें वॉयलेट दिख रहा है, वॉयलेट की वेवलेंथ तो सबसे कम है लेकिन इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। वॉयलेट की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, हाई एनर्जी होती है। ठीक है, अब और नीचे जाएंगे तो यूवी मिलेगा। यूवी तो बहुत हाई एनर्जेटिक रेज होती हैं जो हर चीज़ के लिए हार्मफुल ही होती हैं, ऑलमोस्ट हमारी बॉडी के लिए, प्लांट्स के लिए, यानी फ्लोरा और फ्यूना दोनों के लिए हार्मफुल ही होते हैं यूवी लाइट। तो भाई इस तरह से हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लाइट का यूज़ करते हैं। अच्छा, जिस
स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इस विजिबल रेंज का यूज करते हैं, विजिबल लाइट का यूज करते हैं, उसको एक नाम दिया जाता है विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी टूल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर हम यूवी लाइट का यूज़ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम देते हैं, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। कहीं पर आईआर लाइट का यूज़ किया जाता है, इंफ्रारेड लाइट का यूज़ किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड और यूवी ये दोनों स्पेक्ट्रोस्कोपी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, राइट। यहाँ हम बात करेंगे एनएमआर की, ठीक है। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है, बहुत छोटा सा है, इंट्रोडक्शन दिया। हालांकि अगर इंट्रोडक्शन की ही बात करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी तो बहुत बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा उससे मतलब नहीं है। अब हम बात करेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म इसकी होती है एन फॉर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मैग्नेटिक रेजोनेंस, रेजोनेंस। एनएमआर का एक और नाम दिया जाता है पीएमआर, पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके लिए पीएमआर भी कहा जाता है। पीएमआर यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस, इसीलिए इसको पीएमआर भी कहते हैं। इसके अलावा इसे H1NMR भी कहा जाता है, H1NMR, H1NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। तो ये सारे एनएमआर के नेम हैं। अब होता क्या है, प्रिंसिपल क्या है इसका, हम इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं। किस प्रिंसिपल पर काम करता है जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है या H1NMR है या फिर पीएमआर है, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है। अच्छा, एक और चीज़ हम बात करें, H1NMR के साथ C13NMR भी होता है, C13NMR भी होता है। इसके अलावा F19NMR भी होता है, F19NMR भी होता है, F19, ठीक है, F19, ठीक है। H1NMR में क्या होता है, हम प्रोटॉन का रेजोनेंस देखते हैं, प्रोटॉन का रोटेशन देखते हैं, प्रोटॉन न्यूक्लियस जो होता है वो किस तरह से रोटेट होता है, यानी कहीं पर प्रोटॉन है तो उसकी हम आइडेंटिफाई उसको हम कर सकते हैं। कार्बन 13 NMR की बात करें तो यहाँ पर हम कार्बन का एक आइसोटोप है कार्बन 13। वैसे हमारा कौन सा होता है कार्बन, मेन कार्बन कौन सा है, जो सबसे ज़्यादा एग्जिस्टेंस है जिसकी, C12, ठीक है, ये वाला जिसका एटॉमिक मास कितना है 12 होता है, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12 होता है, ये हमारा मेन एग्जिस्टेंट है, जो कार्बन की मेन क्वांटिटी वो हमारा कार्बन 12 होता है। C13 क्या है, कार्बन 12, कार्बन 13 ये एक आइसोटोप है इस वाले कार्बन का। F19 भी क्या है, फ्लोरीन का एक आइसोटोप होता है, तो हम F19 से भी हम निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको भी हम आइडेंटिफाई। मेन हमारा सिलेबस में क्या है, पीएमआर है या एनएमआर है, H1NMR से कहते हैं। किस प्रिंसिपल पर काम करता है, देखिए होता क्या है, यहाँ पर मैग्नेटिक रेजोनेंस में या एनएमआर में हम बड़ी बड़ी मैग्नेट्स का यूज़ करते हैं। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में किसी भी न्यूक्लियाई का क्या बिहेवियर होता है, हम किसी भी न्यूक्लियस को, स्पेशली प्रोटॉन न्यूक्लियस को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं या उसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, फिर हम देखते हैं कि भाई उस आपका जो प्रोटॉन न्यूक्लियस है उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो कैसा बिहेव कर रहा है। तो होता क्या है कि देखो इस किस प्रिंसिपल पे बात करता है, काम करता है, हमने कोई एक न्यूक्लियस लिया, ये कोई भी न्यूक्लियस है कुछ, ठीक है, ये कोई एक न्यूक्लियस है, इसका एक्सेस ले लिया। अब होता क्या है, जैसे ही इस न्यूक्लियस को मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में लाते हैं, इस पे जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है, तब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये जो न्यूक्लियस है अपने एक्सिस पर रोटेट होने लगता है। ये न्यूक्लियस
अपने एक्सिस पर रोटेट होने लगता है। और इस न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है, प्रोटॉन न्यूक्लियस है, इसके रोटेशन को ही हम आइडेंटिफाई करते हैं और रोटेशन की हेल्प से ही हम पता लगाते हैं कि भाई किस टाइप का वहाँ पर प्रोटॉन है, कितने प्रोटॉन हैं, प्रोटॉन इन सेंस कितने हाइड्रोजन हैं, किस टाइप के हाइड्रोजन हैं और किस एटमॉस्फेयर में वो हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। एटमॉस्फेयर से मतलब क्या होता है कि उसके आसपास के जो बॉन्डिंग एटम हैं, उससे जो अटैच्ड एटम हैं वो किस टाइप के हैं, कैसे अटैच्ड हैं। तो बेसिकली इसी बेस पर काम करता है कि जैसे ही हम प्रोटॉन न्यूक्लियस को मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में लाते हैं तो क्या करता है, वो प्रिसीजन होने लगता है, उसमें वो रोटेट होने लगता है। और उस रोटेशन को हम देखते हैं भाई किस तरह से हमें पता चल जाता है, इस तरह से हमें पता चल जाता है और हम फाइंड आउट करते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में कैसा प्रोटॉन है और कितने प्रोटॉन होते हैं। तो इस तरह से, तो ये इसका बेस है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में प्रोटॉन न्यूक्लियस रोटेट करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या समरी मिलती है कि जब हम किसी प्रोटॉन न्यूक्लियस को मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हैं तब उसका न्यूक्लियस रोटेट करने लगता है और इसकी न्यूक्लियस के रोटेशन की स्टेट में जो चेंजेज आते हैं हम उनको स्टडी करने लगते हैं। अब जब ये रोटेट करता है तब इसके मैग्नेटिक मूवमेंट में भी कुछ ना कुछ चेंजेज आते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट में चेंजेस आते हैं और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट ये भी एक छोटा सा करने लगता है। अब ये न्यूक्लियस जब मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है खुद अपना, जिस वजह से ये एक टिनी मैग्नेट या बार मैग्नेट, छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका प्रिंसिपल है कि जैसे ही किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम न्यूक्लियस को लाते हैं वो रोटेट करने लगता है और वहाँ भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने लगता है। अब हम बात करते हैं इसका एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, शील्डिंग एंड डी शील्डिंग। शील्डिंग एंड डी शील्डिंग। ओके, देखिए क्या होता है शील्डिंग एंड डी शील्डिंग। देखो यहाँ शील्ड से क्या मतलब है, शील्ड का मतलब क्या होता है, किस चीज़ को कवर कर लेना, ठीक है, किस चीज़ को चारों तरफ से घेर लेना। डी शील्डिंग क्या है, इसका जस्ट अपोजिट होगा, किस चीज़ को अनकवर कर देना, किसका जो हमने घेर रखा है उसको घेरा हटा देना। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ हम शील्डिंग और डी शील्डिंग किसकी करेंगे, हम हाइड्रोजन की शील्डिंग और डी शील्डिंग के बारे में बात करते हैं। होता क्या है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम हाइड्रोजन को ही आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने प्रकार के हाइड्रोजन हैं, कहीं पर कितने हाइड्रोजन हैं और कैसे और किस एटम से अटैच हैं, यानी किस तरह के एटमॉस्फेयर में वो हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, ये सब हम स्टडी करते हैं। यानी हाइड्रोजन जो प्रेजेंट हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तभी जाकर ये प्रोटॉन न्यूक्लियस रोटेट करेगा और इसके स्पिन स्टेट में जो भी चिन्ह जाएंगे हम फाइंड आउट करते हैं कि भाई कौन सा हाइड्रोजन वहाँ मौजूद है और कितने प्रकार के हैं और कितने हैं। तो होता क्या है, अगर किसी एक ही मॉलिक्यूल में, एक ही मॉलिक्यूल, जैसे हम यहाँ पर ये ले लें CH3 CH2OH, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इथेनॉल, एथिल अल्कोहल। तो आप देखो यहाँ पर टोटल कितने 6 हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ है, 2 यहाँ है और 3 यहाँ है। तो अब होता क्या है, यहाँ हाइड्रोजन तो 3 है, अब देखो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन तो सेम होगा ना, एटॉमिक नंबर एक ही है, एटॉमिक मास भी सेम होगा उसमें। लेकिन जब हम यहाँ पर इस इथेनॉल में
इथेनॉल कंपाउंड में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तब मैग्नेटिक फील्ड का जो एब्जॉर्प्शन होता है इनका कुछ और देखने को मिलता है, इनका कुछ और देखने को मिलता है और इनका कुछ और। कहने का मतलब ये सारे प्रोटॉन न्यूक्लियस किसी एक ही फ्रीक्वेंसी पर या किसी एक ही मैग्नेटिक फील्ड पर प्रिसाइज यानी रोटेट नहीं करते हैं। यानी इसको हमें फाइंड आउट करने के लिए कुछ और मैग्नेटिक फील्ड ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए कुछ और इसके लिए कुछ और मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता पड़ेगी। कहने का मतलब इन प्रोटॉन्स का सिग्नल हमें कुछ और किसी और वैल्यू पर मिलेगा, इसका कहीं और मिलेगा सिग्नल, और इस प्रोटॉन का कहीं और सिग्नल मिलेगा। यानी डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड पर। देखो हाइड्रोजन सब एक ही मॉलिक्यूल में है, ये 6 हाइड्रोजन हैं एक ही मॉलिक्यूल में, लेकिन इनके सिग्नल हैं हमें अलग अलग वैल्यूज़ पर मिलते हैं, अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड पर ये प्रिसाइज करते हैं। तो इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह कहीं ना कहीं इस शील्डिंग और डी शील्डिंग से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, देखिए होता क्या है बेसिकल है क्या, हम किसी भी प्रोटॉन को फाइंड आउट करने के लिए, उसको पहचानने के लिए किसके थ्रू, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम H0 से डिनोट करते हैं। दिस इज कॉल्ड H0 इज कॉल्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो जाकर इस प्रोटॉन पर अप्लाई होता है और प्रोटॉन का जो स्पिन स्टेट है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं और हमें पता चलता है कि भाई इसका सिग्नल कितनी वैल्यूज़ पर मिल रहा है। NMR के सिग्नल की बात करें तो हम आगे बात करेंगे डेल्टा वैल्यू और टॉ वैल्यू पे हम इसको मेजर करते हैं। डेल्टा वैल्यू और टॉ वैल्यू, टॉ और डेल्टा दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जब हम सिग्नल निकालेंगे तब हम बात करेंगे डेल्टा और टॉ की। तो देखिए होता क्या है, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जहाँ पर प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन तो हैं, हाइड्रोजन सेम होंगे, लेकिन उनकी जो पोजीशन है वो अलग अलग होने की वजह से उनके सिग्नल भी डिफरेंट मिलते हैं। तो देखिए कोई भी हमने अगर कंपाउंड लिया, उस कंपाउंड में क्या है, इलेक्ट्रॉन भी होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अब इलेक्ट्रॉन है और हमें पता है इलेक्ट्रॉन खाली बैठता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन तो हमेशा रोटेट करता रहता है, यानी दो तरह का मोशन करता है, एक तो एंगुलर मोशन और ऑर्बिटल मोशन, यानी न्यूक्लियस के चारों ओर रोटेट करता है और अपने एक्सिस पर भी रोटेट करता रहता है। तो इस तरह से हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन दो तरह से मोशन करता है। अब देखिए मान लीजिए हमारे पास कि कोई एक कंपाउंड लिया हमने, जैसे यही लिया, ठीक है, CH3 CH2OH, ठीक। अब देखो भाई यहाँ पर क्या है, कोई भी एटम है या इलेक्ट्रॉन है उसके क्या होंगे, जैसे यहाँ देखो यहाँ कुछ इस तरह से, ठीक है, इन प्रोटॉन की और इन प्रोटॉन की बात करें, ठीक है, यहाँ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, ये ऑक्सीजन क्या है, ये एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। अब होता क्या है, अगर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है भाई, जब हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो हमें क्या है, फाइंड आउट करना है प्रोटॉन को। लेकिन होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी रोटेट कर रहे होते हैं। अब रोटेट कर रहे हैं तो ये भी एक सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगते हैं। एक तो हमारा है, दिस इज कॉल्ड H0 अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो इलेक्ट्रॉन भी रोटेट कर रहे होते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं, हमें पता है इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है और मैग्नेटिक फील्ड भी लगा रखा है हमने, और चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा तो वो कुछ ना कुछ सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड ज़रूर प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर भी
इसमें अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी मॉलिक्यूल में, वो क्या करने लगते हैं, एक और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर देते हैं। अब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, जिसको हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड भी कहलाता है और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। अब ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा, कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। इसी डायरेक्शन के बेस पर हम शील्डिंग या डी शील्डिंग फाइंड आउट करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक प्रोटॉन है, ठीक है, कोई भी एक प्रोटॉन, जैसे हमने यहाँ लिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास में क्या हाइड्रोजन है। तो देखिए है क्या, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ इकट्ठे होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के आसपास होगी। हम इन प्रोटॉन की बात कर लेते हैं और इनकी बात कर लेते हैं, ठीक है, इन 2 प्रोटॉन और इन 3 प्रोटॉन की बात करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी है, ज़्यादा है। अब यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। अब इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उसके कांटेक्ट में, मैक्सिमम कांटेक्ट में कौन है, क्या ये वाले प्रोटॉन हैं या ये वाले प्रोटॉन हैं, यानी CH2 ज़्यादा इसके कांटेक्ट में है, ठीक है। अब देखिए क्या है, अगर ये जो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, मान लीजिए ये हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड H0 है, ठीक है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के द्वारा कोई इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, या सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड। अगर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, देन इट इज कॉल्ड शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन, इट इज कॉल्ड शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन। कहने का मतलब, अगर हमें किसी प्रोटॉन को रेजोनेट कराना है इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, तब पहले हमें इसे न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। यानी ये क्या है, इस सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड से ये हाइड्रोजन कैसा है, प्रोटेक्ट है, घिरा हुआ है। कब, जब ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रॉनों के रोटेशन से प्रोड्यूस हो रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड हमारे द्वारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का कैसा है, जस्ट अपोजिट है, तब क्या कहलाया, शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब अगर ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इसका डायरेक्शन हमारे द्वारा लगाए गए मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में है, हमने जो अप्लाई किया और जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है, देन इट इज कॉल्ड डी शील्डिंग। क्योंकि भाई हमने तो लगाया ही लगाया, ये भी हमसे कह रहा है आइए हम बता देते हैं प्रोटॉन कहाँ बैठा है। तो अगर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारे द्वारा लगाए गए मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट अपोजिट है, तब ये कहलाएगा शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन, और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारे द्वारा लगाए गए मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में है, तब कहलाएगा डी शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन। देखो कैसा होता है, आप मुझे बताइए कि जब शील्डिंग होगा तब हमें कितने मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी, और डी शील्डिंग होगी तब कितने मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कब ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी और कब कम की ज़रूरत पड़ेगी। डी शील्डिंग होगा तो कम की ज़रूरत पड़ेगी और शील्डिंग में ज़्यादा की, ठीक वैसे समझ लो। देखिए मान लीजिए ये ना कोई गेट है, ठीक है, ये गेट है, ये गेट है, आपको ये गेट खोलना है, राइट। आप यहाँ खड़े होकर इसको धक्का लगा रहे हो, ठीक है, यहाँ आपने धक्का लगाया। अच्छा, गेट जब खोलोगे आप तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी खर्च करोगे, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, चाहे बहुत ही कम हो, कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च करोगे। हुआ क्या, पीछे से कोई खड़ा हो गया है, वो इस गेट को ऐसे रोके खड़ा है, क्या आपके ऑपोजिट है? तो आप मुझे बताइए
आप इधर से फोर्स लगा रहे हो, उधर से वो फोर्स लगा रहा है, वो कैसा है, आपके जस्ट अपोजिट है। यानी गेट को उसने क्या कर रखा है, शील्ड कर रखा है। तो अगर आपको गेट खोलना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसके द्वारा लगाया गया जिस फोर्स से इसने शील्ड किया है, पहले तो वो फोर्स आपको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, फिर जाकर आप गेट खोलेंगे। गेट खोलने में जो एनर्जी आपकी खर्च होगी वो आपको देनी ही पड़ेगी। तो जब पीछे से कोई हाथ लगा खड़ा है तब आपको एनर्जी ज़्यादा खर्चनी पड़ी। लेकिन अगर ये कंडीशन हो जाए कि भाई आप भी गेट खोल रहे हो, ऊपर से ये भी आपके साथ आ जाए, चाहिए चलिए भाई हम भी आपकी हेल्प कर देते हैं, हम भी गेट खुलवाते हैं, तब एनर्जी आपके लिए एनर्जी तब कम खर्चनी पड़ी। यानी इनके द्वारा जो फोर्स लगाया गया वो क्या था, आपके द्वारा लगाए जा रहे फोर्स के ठीक सेम डायरेक्शन में हो गया। तो ये क्या कहलाया, डी शील्डिंग कहलाया। ठीक है, तो जब इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होता है, देन इट इज कॉल्ड शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन। और डी शील्डिंग कब कहलाएगा, जब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा हो, बिल्कुल सेम हो। शील्डिंग पर अगर जो प्रोटॉन शील्डेड हैं उनको रेजोनेट कराने के लिए हमें हाई मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत पड़ती है, और जो प्रोटॉन डी शील्डेड हैं उनको रेजोनेट कराने के लिए हमें कम मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत पड़ती है। अब शील्डिंग डी शील्डिंग से होता क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्या कारण है भाई शील्डिंग डी शील्डिंग। शील्डिंग और डी शील्डिंग से इनके जो NMR सिग्नल हमें मिलते हैं उन सिग्नल की पोजीशन में चेंजेस आती है, वो सिग्नल में पोजीशन आती है। देखिए भाई, सिग्नल हम दो तरह से देखते हैं, एक अप फील्ड और एक डाउन फील्ड। अप फील्ड सिग्नल और डाउन फील्ड सिग्नल हम आगे बनाएंगे, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्या कैसे करते हैं। ठीक है, अगर हम डेल्टा वैल्यू पे देख रहे हैं, ये हमने यहाँ पर डेल्टा वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड 10, ठीक है, ये डेल्टा वैल्यू है। और यहाँ पर हम एक रेफरेंस कंपाउंड लेते हैं, NMR में एक रेफरेंस कंपाउंड लिया जाता है। वो रेफरेंस कंपाउंड जनरली हम TMS यूज किए करते हैं। NMR में जो रेफरेंस कंपाउंड है वो कौन है, TMS। क्या होता है, टेट्रा मिथाइल सिलेन, टेट्रा मिथाइल सिलेन, कुछ इस तरह से SiCS3 का होल 4, टेट्रा मिथाइल सिलेन। अच्छा, इसी का ही क्यों यूज़ करते हैं, इसका भी हम पढ़ेंगे, वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका भी पूछ लिया जाता है, शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है कि TMS पर शॉर्ट नोट लिखिए, TMS को ही क्यों यूज़ करते हैं। तो TMS के आप देख रहे हो कितने प्रोटॉन हैं, बता सकते हो आप में से कोई, TMS में कितने प्रोटॉन हैं। देखो मैं खोल के लिखता हूँ, SI CS3, यहाँ नहीं दिखेगा, SI ये CS3 कितने प्रोटॉन हैं, कितने 12 प्रोटॉन है। ठीक है, 3 3 3 3, इसमें 12 हाइड्रोजन हैं। और इसकी क्या खास बात है, इसके 12 के 12 हाइड्रोजन का सिग्नल एक ही जगह मिलता है और वो 0 डेल्टा पे मिलता है हमें, 0। अगर हमने इसकी एक स्केल बनाए डेल्टा वैल्यू का तो इस तरह से, कुछ इस तरह से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, ये बनाए। तो TMS का जो सिग्नल हमें मिलेगा वो सिर्फ यहीं पर मिलेगा, यहीं पर हमें दिखाई दे जाएगा, यहाँ पर TMS का सिग्नल यहीं मिलेगा हमारे लिए। तो देखिए भाई, ये डेल्टा वैल्यू अगर हम देखें तो डाउन फील्ड कब होता है, डाउन फील्ड कब होगा, शील्डिंग से सिग्नल अप फील्ड जाता है, शील्डिंग से सिग्नल अप फील्ड जाता है और डी शील्डिंग से डाउन फील्ड जाता है। याद रखने का तरीका, डी फॉर डी शील्डिंग और डी फॉर डाउन फील्ड। अगर डी शील्डिंग हो रहा है प्रोटॉन का तब सिग्नल डाउन फील्ड मिलेगा जाकर हमारे लिए,
और अगर शील्डिंग हो रहा है तो वो आपको फील्ड मिलता है जाकर। तो इस तरह से हम शील्डिंग और डीशील्डिंग पढ़ लेते हैं, ठीक है।